साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है उसे मैं आज लेके आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा मौर्यकाल। और इससे पहले हमारे 4 टॉपिक हो चुके हैं प्राचीन भारत के इतिहास के। तो जो साथी जो है उन वीडियो से नहीं जुड़ पाए हैं, तो हमारी जो 4 वीडियो हैं इससे पहले के 4 टॉपिक हैं उनको जो है जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा मौर्यकाल रहेगा और मौर्यकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, वो सारे के सारे प्रश्न आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं मौर्यकाल। तो सबसे पहले इसका कार्यकाल जान लेते हैं। तो मौर्यकाल का जो समय रहा है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा है। अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आज की वीडियो में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मौर्यकाल से संबंधित, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें, सुने व देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी वो थी पढ़। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था कुणाल। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो ये थे विशाखदत्त। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्यादसी भी था? तो ये थे कौन? मौर्य सम्राट अशोक। आज का अगला प्रश्न देखिए। तो सारे प्रश्न आज के महत्वपूर्ण हैं। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और आज का अगला प्रश्न हमारा है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य भूमिका सॉरी एक मिनट हाँ चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो देखिए चाणक्य ने की थी मुख्य रूप से मदद, क्योंकि यही इनके प्रधानमंत्री बने और सारी जो है राजनीति सब इनको चंद्रगुप्त को चाणक्य ही सिखाया करते थे। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो वो है बौद्ध। आज का हमारा अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ये थी कारुबाकी। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो ये मागधी। आज का अगला प्रश्न हमारा है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो भेजा था तक्षशिला। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये किया था 7 श्रेणियों में। और आज का अगला प्रश्न है हमारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक नीतियों का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, कहाँ पहुँच गए हम? ये रहा। ठीक है। इसमें कह रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था अशोक ने। चलिए थोड़ा सा ज्ञान देखते हैं, क्या ज्ञान है ये। यहाँ पर कहा गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण थी जानकारी। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और आज का अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो ये बना था लकड़ी का। आज का अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कि
ये बराबर लिखा है, वैसे ये 12 बर है, ठीक है। 12 बर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीविकों ने, ठीक है। आजीविकों के लिए बनवाई गई थी ये 12 बर की गुफा, जो कि गया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आज का, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अब के अगले प्रश्न की ओर, ये हमारा केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये भाम्रू स्तंभ, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। अगला प्रश्न जो है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये किया था मौर्य वंश ने। बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ये हमारा क्या कह रहा है प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था आपका तक्षशिला। आज का अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाखदत्त, ठीक है। विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें। आज का अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हुआ है। स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो है इंडिका। और इंडिका किसकी पुस्तक है? कौटिल्य यानी चाणक्य की, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, ये भाषा पूछी गई, तो भाषा कौन सी थी अशोक के शिलालेखों में? तो वो थी प्राकृत भाषा। आज का अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और आज का अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य को बचपन में विष्णुगुप्त कहा गया था, यानी विष्णुगुप्त इनका बचपन का नाम था। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और इसमें कहा गया, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो ये मित्र। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? तो ये आया था बिंदुसार के समय में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पाटलिपुत्र के। अगला प्रश्न है, कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, कहाँ का था? ये पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये की थी अशोक ने। आज का अगला प्रश्न, तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तो इसका प्रमाण ये है कि देवनाम प्रिय की जो उपाधि थी अशोक के पास, वो। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिंसिप। बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा ज्ञान देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसिप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों यानी कि ब्राह्मी लिपि में जो उद्वाचन किया उसकी बात की गई है। अशोक के लेखों का उद्वाचन किया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो ये प्रश्न अभी हो चुका है, तो ये है हमारा भाम्रू स्तंभ। अगला प्रश्न क्या है, देखिए सारे प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। ये रिपीट प्रश्न है, पहले भी हो चुका है। तो अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये था बृहद्रथ। अगला है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो उत्तराखंड में अशोक का जो शिलालेख स्थित है वो है कालसी नाम का, ठीक है। अगला है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, बता दिया गया पहले ही, ठीक है। और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था?
तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो वो मिलता है आपके शिलालेख 8 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किस के दरबार में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो ये किया था 305 ईसा पूर्व में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे ही प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आज का क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो ये है मेगस्थनीज की, यानी मेगस्थनीज ने ऐसा कहा था कि भारतीय नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष। और आज का अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय जो था वो मिस्र का राजा था। आज का अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये अर्थशास्त्र में। ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। यहाँ से एक प्रश्न और आपका बन गया कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो वो रचा गया है किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा, यानी कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। आज का अगला प्रश्न, तो इसमें कहा गया है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो उसने क्या किया? देखिए, भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। चलिए कुछ ही प्रश्न और बचे हुए हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है? तो दूसरा एवं 13वां। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो श्रीलंका में भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान व शहबाजगढ़ी, ये भी पाकिस्तान में है, से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ये खरोष्टी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। तो मनसेहरा और शहबाजगढ़ी ये कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये की अशोक ने। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न, इसमें कहा गया, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये जो है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, उसमें जो है इन दोनों को क्या कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन दोनों के बारे में जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो आज के हमारे प्रश्न होते हैं समाप्त, और कल हम फिर से मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो के साथ, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है मौर्योत्तर काल। ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मौर्य काल। अब पढ़ेंगे अगली वीडियो में मौर्योत्तर काल। ठीक है। तब तक इन प्रश्नों को आप लोग सीख सकते हैं, ध्यान से पढ़ें इन प्रश्नों को और सीखें। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।